जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और अब हम बात करेंगे एक बहुत अहम मसले के हवाले से। जो न्यूली मदर्स हैं, जो न्यूली पेरेंट्स हैं, उनको जो है न्यू बॉर्न की नशोनुमा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ती हैं, मिलती हैं। वो ये परेशान हो रहे होते हैं कि न्यू बॉर्न की लुक आफ्टर किस तरह से करें, नौमौलूद बच्चा जो पैदा हुआ है, शीरख्वाह बच्चा भी इसको कहते हैं, उसकी किस तरह से जो है हम टेक केयर करें, क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनके निजात हासिल करने के लिए आज हम इस पूरे सेगमेंट में बात करेंगे। सबसे पहले जो एक पैदाइशी बच्चे के साथ सबसे अहम मसला दरकार होता है वो अमूमन मुझे लगता है 70 to 80% बच्चों में ये होता है, जॉन्डिस का प्रॉब्लम होता है, पीलिया। पैदाइशी बच्चों को पीलिया हो जाता है, फिर उसके बाद किस तरह से ये क्योर होता है, और अगर ये बहुत बढ़ गया तो क्या होता है, क्या इसकी ट्रीटमेंट होती है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आतिफ मंसूर साहब। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे? वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल माशाल्लाह। आपको वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया अपने प्रोग्राम में और इतना अच्छे टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, फरमाइएगा, ये जो पैदाइशी बच्चों को पीलिया हो जाता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं? क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही खवातीन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बेबी डिलीवर होता है पीलिया के साथ, या पैदाइशी के बाद होता है उनको? देखिए, पैदाइशी के बाद हर बच्चे को, जैसे आप बात करें, एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है जो तीसरे दिन से डेवलप होता है आफ्टर 48 आवर्स बाद। वो यूजली सब बच्चों में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। और एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो पहले दिन से शुरू हो जाता है, वो ज़रा खतरे वाली बात होती है, फिर उसको हमें उस हिसाब से उसकी कॉजेज़ देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की बात करें जो थर्ड डे पर डेवलप हो रहे हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको नज़र रखनी है बच्चे के ऊपर। अगर आपको लगता है बच्चे का पीलिया, चेहरा पीला लग रहा है ज़्यादा, तो एक ब्लड टेस्ट होता है सीरम बिलिरुबिन का, आप वो जस्ट करा लें। और जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उसमें आफ्टर 48 आवर्स बाद के टेस्ट हम लोग ज़रूर कराते हैं कि देखते हैं कि बच्चा कितना है, कितना बिलिरुबिन है उनका। उसके हिसाब से फिर हम उसको पेरेंट्स को समझाते देंगे। आप घर पे जाएं तो सूरज की रोशनी दिखाते रहें, और उसमें भी ऐसे दिखानी है कि जो शीशे से आ रही हो, डायरेक्ट बच्चे को एक्सपोजर पे नहीं रखना है। और ऐसे टाइम पे कि जो सुबह का टाइम होता है या शाम का जब ढलने का टाइम होता है, जब सूरज की रोशनी शीशे से उनको मिले, ऐसे अच्छा। सीधा बच्चे को नहीं बिठाते सूरज में। और कपड़े पूरे उतारने होने बच्चे के, कि कोई कपड़ा बच्चे के ऊपर ना हो। ठीक है। सही है। अगर लेकिन खुदा ना खासा बच्चे को जब आप फॉलोअप कराते हैं, दोबारा डॉक्टर बुलाता है जब 3 दिन के बाद, जब वो जॉन्डिस करता है उसके बाद भी फॉलोअप पे बुलाते हैं, तो आपको अगर जॉन्डिस में बड़ा हुआ है, फिर फोटोथेरेपी लाइट्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट होती हैं, वो हम लगाते हैं। वो फिर क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल में जो डॉक्टर सजेस्ट करेगा। प्रॉब्लम ये थोड़ी सी, हमारे लोग इसको केयर नहीं करते। लाइक इस पे बहुत सारी मिथ्स भी हैं जो डिफरेंट है। देखें, ये अपने टाइम से, जैसे मैंने कहा, खुद ही 3 से 10 दिन में खुद ब खुद सही हो जाता है। 30 दिन होता है, 10 दिन तक खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है। इसमें सिर्फ आपकी सूरज की रोशनी दिखानी और कुछ नहीं करना। मेडिसिन भी नहीं देनी होती? कोई मेडिसिन की इसमें नीड ही नहीं। और छोटे न्यू बॉर्न बच्चे को तो कोई मेडिसिन देते भी नहीं, सही ना। सिर्फ मदर फीड आपको देना होता है। एक्सेस जितना आप मदर फीड दे सकते हैं बच्चे को, उतना ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा होता है, ताकि उसमें पानी की कमी ना हो। और जितना ये यूरिन और स्टूल से निकलेगा उतना जल्दी जॉन्डिस आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको फीड अच्छा रखना है, सही है। और अगर वो टेस्ट कराया डॉक्टर ने, या उसको लगता है बड़ा हुआ, या मदर को भी पता चल रहा होता है चेहरा पीला लग रहा है या बॉडी पीली, तो वो टेस्ट में अगर बड़ा हुआ है तो फिर वो अकॉर्डिंग टू एज और वेट के हिसाब से देखते हैं कि कौन से दिन का बच्चा है, उसका कितना वेट है, उस हिसाब से फिर वो लाइट लगाते हैं। लेकिन खुदा ना खास अगर किसी का बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ पीलिया जब टेस्ट करवाया, तो फिर हमें बहुत आखिर में वो फिर हम देखते हैं कि कितना बड़ा हुआ है और कितनी एज है, उस पर कितना वेट है। उस हिसाब से फिर ब्लड पूरा बदलना पड़ता है। पूरा बच्चे का जिस्म से ब्लड बदलना पड़ता है। और अगर वो चीज़ ना बदलें तो बच्चा उस पर दिमाग पे असर पड़ सकता है और बच्चा जहनी तौर पे हमेशा के लिए माजूर हो सकता है। Oh my God. तो मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है आपके प्रोग्राम के थ्रू कि देखें, एक तो नॉर्मल जॉन्डिस जैसे हमने बताया होता है, लेकिन अगर आपके बच्चे को लग रहा है, चेहरे से देख के आपको लग रहा है कि नहीं चेहरा पीला ज़्यादा हो रहा है और आपको महसूस हो रहा है, तो एक टेस्ट सिंपली करा लें। 3rd डे में तो हम कराते हैं, उसमें तो आप फॉलोअप पे पता चल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार बच्चा मेरा पीला लग रहा है, तो बहुत सिंपल से एक टेस्ट है वो आप करवाएं, ताकि आपके बच्चे को खुदा ना खास्ता अगर पीलिया ज़्यादा हुआ है तो हम उसको बचा सकें। इसमें कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और मिथ्स जाके झड़वाने की या सोना पहनाना ये करना, ये सब चीज़ों से आप प्लीज़ बचें। क्योंकि हमने देखा है कि लोग शुरू में ये चीज़ें करा रहे होते हैं, और क्योंकि वो चलती भी आ रही होती हैं ख़ानदानों में, और उनको पता नहीं होता कि करना क्या है, और वो ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं। देखें, यूजली तो नॉर्मल तो सही हो जाएगा खुद ब खुद, अगर आप कुछ भी नहीं करें, सिर्फ डे लाइट दिखाएं तो सही हो जाएगा। उसमें तो मसला नहीं है, आप कुछ भी लाइक झड़वा लें, जो भी लोग उस पर बिलीव होता है, तो वैसे ही सही हो जाना होता है। लेकिन अगर वो बच्चा वो है जिसका जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है,
उसमें ब्लड एक्सचेंज की नौबत तक पहुंच गया, क्योंकि फोटो अगर लाइट लगा देंगे तो उससे बेहतर हो जाता है, लेकिन अगर इतनी नौबत चली गई है, क्योंकि ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास जो 10 दिन तक और वो मिस जो होते हैं टोट के उस पर फॉलो कर रहे होते हैं, फिर वो आखिर में हमारे पास आते हैं जब तक जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, और उसमें भी हमें देखना होता है कि दिमाग तक तो नहीं पहुंच गया। तो ये बहुत कॉमन है। तो ऐसे आपके प्रोग्राम की गुजारिश है कि डॉक्टर को जरूर इन्वॉल्व करें, ये न्यू बॉर्न बच्चों पे टोट के और ये चीज़ों से आप बिल्कुल बचें। एक डॉक्टर को आप दिखाएंगे, जब बच्चों के डॉक्टर को, बड़ों के डॉक्टर को भी नहीं, सिर्फ बच्चों के डॉक्टर को आप जाके दिखाएंगे तो वो असेस कर लेगा कि ज़रूरत है या नहीं है, और वो आपको पूरा आपके साथ चलेगा लेके। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब जो लोग डिनाई भी तो कर देते हैं ना पेरेंट्स, जैसे आपने कहा कि टेस्ट करा ले, नॉर्मली टेस्ट भी करा लिया, उसके बाद पता चला कि बहुत बड़ा हुआ है पीलिया, तो वो ये कहते हैं कि आप जैसे ब्लड के ऐसा आ गया कि ब्लड ट्रांसफर करना है, चेंज करना है, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं ये तो नहीं करना। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग जब हम पहले तो बात इस नौबत तक ही ना पहुंचे, अगर वो शुरू में डॉक्टर्स को दिखा रहे होंगे तो वो पहले ही फॉलोअप पे रखेंगे, लेकिन अगर फिर भी इस तक बात चली गई है, लेकिन डॉक्टर्स क्यों आपको कह रहे हैं, सही ना, क्योंकि कुछ की वजह है। कोई एक्सचेंज करना कोई आसान काम नहीं होता, इसमें बहुत मुश्किल है पूरा ब्लड एक्सचेंज करना, और इसमें ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है। तो लेकिन अगर उस बच्चे के दिमाग पे चला गया जॉन्डिस तो वो हमेशा के तौर पे ज़हनी तौर पे माजूर हो जाएगा, और हमने ऐसे देखे हैं लोग काफ़ी जो फिर बाद में, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, अगर वो ज़हनी तौर पे माजूर हो गया फिर इसी कोई ट्रीटमेंट नहीं जो आप उसको केयर कर सकें, तो फिर वो पछतावे से बेहतर है कि आप पहले ही उसको ट्रीटमेंट करवा लें, डॉक्टर को दिखा दें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये एक तो चले, ये तो पीलिया के हवाले से बात हो गई, एक और भी बड़ी अजीब सी बातें होती हैं कि हम बच्चों को ना बहुत ज़्यादा रैप करके और लपेट के रखते हैं, क्या ये दुरुस्त तरीक़ेकार है? देखें वही अभी जब आप कहते हैं न्यूली पेरेंट्स जो होते हैं, तो जब किसी का बच्चा जो पहली दफ़ा जो पेरेंट्स बनते हैं वो ज़्यादा घबराया होते हैं, तो उसमें वो नानी दादी और वो पुराने लोग ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं। तो जब भी आपका बच्चा, जब जैसे आपका न्यूली बॉर्न बच्चा पैदा हुआ है और आप घर लेके गए हो, तो डॉक्टर आपको समझा देंगे सारी चीज़ें क्या करनी है। मदर फीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको किसी की बात नहीं सुननी है। देखिए मदर फीड आपको देना ही देना है, सही है। प्लस फिर जैसे आप बात बता रही हैं, जैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं, तो आपको देखना है कि आपको गर्मी लगती है तो बच्चे को भी गर्मी लगती है, बिल्कुल। आपको सर्दी लगती है तो बच्चे को भी सर्दी लगती है, तो वो भी इंसान है। तो आप देखें कि मौसम नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए। अगर गर्मी इतनी ज़्यादा, जैसे कराची में आपको पता है गर्मी पड़ रही होती है, तो आप उसको ओवर रैपिंग ना करें। नॉर्मल एक आप देखें बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। ऐसे सेम सर्दियों में, सही कि सर्दियों में बच्चा ठंडा ना हो ज़्यादा, आप उसको एक सिंपली प्रॉपर तरीके से रैप करें, ज़्यादा उस पर पूरे इतने कपड़े और ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से, आजकल कपड़े ऐसे मिलते हैं, इनर वगैरह मिल जाते हैं जो गर्म होते हैं, आप उस हिसाब से बच्चे को लेके चलें। गर्मियों में आप लाइट कपड़े जो भी आप जो होते हैं कि आप नीलन के कपड़े ना लें, कॉटन के जो होते हैं साफ, और बच्चों को देखें टेम्परेचर कितना है। और एसी अगर आपके घर में है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे एसी रखें, कमरा नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, ना ज़्यादा ऐसे बर्फ़ चल रही हो कि ठंडा हुआ वो बिल्कुल, ना ऐसे गर्म हुआ हुआ कि बच्चा बिल्कुल गर्म हो रहा हो, सही। नॉर्मल टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और हाइजीन का, हाइजीन का बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है, क्योंकि सफाई मान है हमारी, और छोटे बच्चे पैदा होते हैं, लोग नहलाते नहीं उनको महीने तक, छोटा बच्चा है इसको नहलाएंगे कैसे, इसको बात कैसे देंगे। तो यही मैंने कहा, जब आप बच्चा डिलीवर होता है, जो हॉस्पिटल्स वाले होते हैं तो वो तो वहीं बात दे रहे होते हैं पहले दिन से, बच्चा जब पैदा होता है, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और वो पेरेंट्स को भी सिखाते हैं कि कैसे बात देना है। तो जैसे जो जहाँ पे भी घर पे आप बच्चे को लेके तो नहलाना जरूरी है उसको, सही। ऐसे नहीं ठंडे पानी से ना नहलाएं, नीम गर्म पानी से उसको साफ रखें। सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, बिल्कुल। और ये जो एक रैशेस, नैपी रैश का जो एक बड़ा मसला होता है, फिर डायपर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, क्या बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी डायपर्स का सही है न्यूबॉर्न के लिए? ऐसे रखें, देखें न्यूबॉर्न बच्चा है, आप उसको अगर आपको लगता है थोड़ी देर खोल के रखते हैं, लेकिन देखें सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसने स्टूल पास किया हुआ और आपको पता ही नहीं, और गर्मी जैसे चल रही है, तो रैशेस तो बड़े आएंगे, बिल्कुल, पर रैशेस होंगे, बच्चा इरिटेट होगा, प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपको हर वक्त एक्टिव जरा रहना है बच्चे के मामले में। न्यूबॉर्न बच्चा है कि आपने उसको सफाई रखनी है। तो बेबी वाइप्स का इस्तेमाल सही है डॉक्टर साहब? इस पे भी प्लस माइनस चीजें हैं, लोग करते हैं, लेकिन आप ऐसा लें जो बच्चे के लिए, स्किन के लिए ज्यादा अच्छी चीज इस्तेमाल करें, जो आपको लगता है कि जो अच्छी कंपनी है, क्योंकि लोकल आजकल आपको पता है हर जगह हमारे यहाँ उसके डुप्लीकेट शुरू हो जाते हैं, और जो बच्चे की स्किन को नुकसानदेह होता है। बिल्कुल, तो आप अच्छी चीजें इस्तेमाल करें, और सफाई का बड़ा ख्याल रखें कि हाइजीन हर वक्त साफ रखें बच्चे को, क्योंकि उससे फिर प्रॉब्लम्स में बचा जाएगा। और देखें बच्चे को अगर चीज़ों से पता भी चल जाता है, अगर बच्चा फीड ना ले तो आपको बहुत सारी चीज़ों को पता चल जाता है कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल। और छोटा बच्चा जो है डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा अगर रो रहा है, वालिदैन को समझ ही नहीं आता कि ये रो क्यों रहा है, कभी उसके कान पे हाथ लगाते हैं, कभी उसके मुंह पे हाथ लगाते हैं, आंखें पता नहीं क्या क्या
चीजें करके जो है वो चेक कर रहे होते हैं कि रो क्यों रहा है, मसला क्या है। तो अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो क्या करें ऐसी सूरत हाल में पेरेंट्स? देखें ऐसे होता है कि शुरू में जब बच्चा सिर्फ फीड के ऊपर होता है, सही है, तो उसको कॉलिक होता है। तो कॉलिक पेन रहता है जब तक बच्चा सिर्फ दूध पी रहा होता है, जब तक वो रहता है। अच्छा, किसी को इसमें कम होता है, किसी को इसमें ज़्यादा कॉलिक पेन होता है। और ज़्यादा रात में हमें ज़्यादा फील होता है, क्योंकि रात में सन्नाटा होता है, शोर नहीं होता, तो ज़्यादा लोग फील कर रहे होते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये आपको देखना है कि कॉलिक पेन है अगर, तो वो पेन ऐसा होता है जो आता जाता रहता है। अगर किसी को पेन होगा तो वो मुसलसल पेन रहेगा, वो ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटे रहेगा, फिर 2 घंटे गायब हो जाएगा, फिर 2 घंटे आएगा। तो ये आपको पहले देखना है कि ये बच्चा, अगर खुदा ना खास्ता बच्चा बहुत ज़्यादा रोज जा रहा है और कोई फीवर आ रहा है या कोई फीड नहीं ले रहा और बहुत रोज आ रहा है, तो फिर तो डॉक्टर के पास आपको बहुत जाना ज़रूरी है। ठीक है। और वैसे भी अगर आप न्यूली पेरेंट्स और आपको समझ नहीं आता कि बच्चा रो रहा जाता है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आप देखें बच्चों में एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे उसको वो प्रॉब्लम लगेगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत प्रॉब्लम लग रही होगी, लेकिन आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको समझा देगा ये नॉर्मल चीज़। बिल्कुल। और बच्चों के न्यू बॉर्न बच्चों के सुरमा लगाना, लेकिन ये चीज़ें तो बिल्कुल आउटडेटेड, अब ये नहीं लगाना जिसपे नुकसानदेह है। बच्चों की काजल लगाना, सुरमा लगाना, नाक में सुरमा लगाना, ये सब चीज़ें बच्चों की नुकसानदेह होती हैं। वैसे न्यूली बॉर्न बच्चा होता है, तो मैंने वही बताया कि ये सब चीज़ें प्लीज़ आप अवॉइड करें। ठीक है। ये बच्चे को नुकसान पहुँचा सकते हैं। और जितने भी टोटके हैं वो न्यूली बॉर्न बच्चों पे एटलीस्ट ना आजमाएं। ठीक है, टोटकों से गुरेज करें, मतलब बच्चों के हवाले से तो खास तौर पे सिर्फ आपको मदर फीड देना है, 6 महीने तक, 5 महीने तक, जो भी आपको है, सिर्फ मदर फीड देना है। और ना पानी देना, ना कुछ भी नहीं आपको बता देंगे। सिर्फ 5 महीने तक आप या 6 महीने तक कहीं पे आप सिर्फ मदर फीड दें। वो बहुत अल्लाह ताला उसमें इतनी नशोनुमा रखी है कि सब चीज़ें अल्लाह ताला ने उसमें गज़ायत रखी है कि बच्चे को मिल रही होती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, स्किन की प्रॉब्लम्स भी बच्चों को बहुत हो रही हैं, क्योंकि गर्मियां बहुत ज़्यादा है, तो वो डिफरेंट तरह की एक्नी या उसको कौन से दाने कहेंगे, वो भी बहुत हो रहे हैं बच्चों को। देखिए ऐसा होता है कि कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बच्चे होते हैं छोटे, उनमें वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं, सही है। वो डिफरेंट वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वो अपने टाइम लिमिट से सही हो जाते हैं। लेकिन कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हमें देखना होता है कि जैसे फीवर्स भी आ रहा है और बच्चे को उस पर हमें फिर उस हिसाब से हमें ट्रीट करना पड़ता है। तो वो देखें, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। जैसे खसरा है, उसका रैशेस कान के पीछे से शुरू होते हैं, वो ऊपर से नीचे जाते हैं। ओके। ऐसे चिकन पॉक्स है, फिर वो ऐसा डेवलप होता है। और भी ऐसे वायरल बहुत सारे हैं जो इन्फेक्शंस हैं जो बच्चों में होते हैं। आप उसमें देखें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उसमें ऐसी होती है कि सिर्फ आपको ट्रीट करना है जो सिम्टम्स आ रहे हैं। फीवर आ रहा है तो फीवर को ट्रीट करना होता है, और लाइक कोई नज़ला खांसी उस हिसाब से आप ट्रीट कर रहे होते हैं। बाकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आप नहीं कर रहे होते बच्चों में। तो आप वो डॉक्टर को जब दिखाएंगे तो वो देखेगा कि क्या है, आया इसमें वायरल ही है या कोई बैक्टीरिया तो इन्वॉल्व नहीं हो गया, कोई फंगल इन्वॉल्व तो नहीं हो गया, उस हिसाब से फिर उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो आप डॉक्टर को ज़रूर जाके दिखाएं। खुद आप ना ट्रीटमेंट शुरू ना कर दें। बहुत सारे लोग खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं कि पता नहीं कौन कौन सी क्रीम है बच्चे को। देखें इसका नुकसान बहुत है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेरॉयड क्रीम्स भरी हुई हैं। अगर आप लोकल डॉक्टर्स के पास या जो कोएक्स होते हैं उनके पास चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्टेरॉयड देना शुरू कर देते हैं। और छोटा सा दाना हो और रैशेस हो, स्टेरॉयड क्रीम दे दी, जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं जो जिनको स्टेरॉयड क्रीम वो लगा रहे हैं, वो कुशिंग हो गए, कुशिंग सिंड्रोम उनको डेवलप हो गई, क्योंकि स्टेरॉयड का ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह बच्चे को, और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जब भी मैं कहता हूँ आप बच्चे के डॉक्टर के पास जाएँ, अगर उसको लगता है कि हाँ सही है, वो स्किन के डॉक्टर को इन्वॉल्व करना चाहता है अपने साथ, तो वो असेस करेगा कि क्या करना है हमें। खुद देखें, बच्चों में हमेशा याद रखें, जितने बच्चे आप उनमें आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बिल्कुल। क्योंकि देखिए हर दवाई की एक डोज है, हर दवाई की एक अलग डोज है, और वो डॉक्टर को पता है कि कैसे देनी है। सही, आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते जैसे बड़ों में होता है 2 पैनाडोल खा ली, 1 खा ली, अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक खा ली, ऐसा नहीं होता। बच्चों में हर दवाई की स्पेसिफिक डोज होती है, उसको आपको कैलकुलेट, और वो देनी होती है पूरी। बिल्कुल। हमारे क्या है, अगर आप मैं 5 ml किसी को लिख दूं तो वो कहेगा यार डॉक्टर ने 5 ml, तो मैं 2 ml ले लेता हूँ। अपनी मर्जी से वो खुद ट्रीटमेंट बना लेगा। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, अच्छा बच्चे को मोशन आ गया, चलो वो दवाई एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम डॉक्टर साहब ने ये लिखी थी, अभी भी लिख देते हैं जी। तो वो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल देखिए एंटीबायोटिक का बहुत गंदा हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक इतनी। और सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि ज़रा सा फीवर होता है, हम 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक दे देते हैं, सेफेक्सिम हम दे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उससे देखें हम लोग तो बड़ा शोर कर रहे हैं, और हम लोग समझा रहे हैं पेरेंट्स को कि भाई आप ऐसा ना करें, थोड़ा सा टाइम दे बच्चे को। जब बुखार भी हो रहा है तो आप 2 दिन तक देखें ये वायरल बुखार है, आप एक चार्ट बनाएं, पहले तो चेक करें बुखार है भी नहीं। बहुत सी मदर्स को तो थर्मामीटर ही नहीं होता घर में कि ये इतना बड़ा मसला है। इस पर भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया, अब वापस आके बात कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते हुए।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब और हमने बच्चों के न्यूली जो बच्चे पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, उनके हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। टॉपिक हमारा यही है। हमने स्टार्ट से बात की कि किस तरह पेरेंटिंग करनी चाहिए, किस तरह ख्याल करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें मिथ्स हैं और क्या क्या मिसकंसेप्शन है जो कि हमारे दिमाग में गर्दिश कर रहे होते हैं और हमें बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि हाइजीन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, आप लोग हाइजीन का ख्याल रखें। उसके अलावा जो है, जो डॉक्टर कहें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप डॉक्टर की बात सुने। जो हम लोग खुद से डॉक्टर बन जाते हैं ना डॉक्टर साहब, ये सबसे बड़ा मसला होता है। अच्छा, बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन कितनी ज्यादा जरूरी होती है? देखिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, आपने बात की। देखिए, वैक्सीनेशन अल्लाह ताला का बहुत करम है, हमारे गवर्नमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करी। इतनी भी बीमारियाँ ईपीआई में शामिल होती हैं उन सब के हवाले से माशाल्लाह। और देखें, एक कुरान आयत का तर्जुमा है जो मैं हमेशा बताता हूँ कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हमारे पास सारी वैक्सीन मौजूद है। जैसे नमूनिया की वैक्सीन है, पहले बड़ा लोग हमारे यहाँ इंतकाल करते थे, बच्चे की डेथ होती थी नमूनिया की वजह से। अब अल्लाह का शुक्र है कि कुछ चीज़ें कम हुई है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो जैसे नमूनिया की वैक्सीन है, मिज़ल्स की वैक्सीन है, टाइफॉइड की वैक्सीन। देखिए, हमारे यहाँ टाइफॉइड बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि हमारे यहाँ गंदा पानी होता है, इस्तेमाल लोग करते हैं और गंदी चीज़ें खाते हैं, हाथ धोने का रिवाज नहीं है, बाहर से ठेलों वालों से बच्चे चीज़ें खा रहे होते हैं, तो टाइफॉइड बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो हमारे पास इसकी वैक्सीन मौजूद है। जैसे शुरू से अगर हम स्टार्ट करें, जब बच्चा पैदा होता है तो न्यू बॉर्न में तो BCG ट्यूबरक्लोसिस से अब कितना कम हुआ है, बेहतर हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा था। फिर ऐसी और भी हमारी वैक्सीनेशन है, डिप्टेरिया है, पर्ट्यूसिस है, टेटनस है। फिर रोटा वायरस जो बच्चे होते थे उनमें जो 6 महीने से पहले बच्चों को मिलती है, तो उस पर हमने काबू पाने की कोशिश करी। तो गवर्नमेंट आपको सारी वैक्सीनेशन, जो ट्रस्ट में जो प्राइवेटली एक वैक्सीन की कॉस्ट जो डिफरेंट जैसे नमूनिया की न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो 5,500-6 हज़ार रुपये की वैक्सीन है, तो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करी। जैसे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मैं हूँ तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बहुत सारी डिस्पेंसरी, हर इलाके में एक डिस्पेंसरियाँ बनी हुई है जहाँ पर ये वैक्सीन अवेलेबल है। और जब कैंपेन चलती है, जैसे टाइफॉइड की कैंपेन चली थी या मिज़ल्स की चलती है या पोलियो की चलती है, तो गवर्नमेंट लोग घरों पे जा जाके वैक्सीन लगा रहे होते हैं या स्कूल्स में लग रही होती हैं। तो आपके प्रोग्राम के थ्रू मेरे लोगों से गुजारिश है कि देखें, वैक्सीनेशन आप लोगों के बच्चे के लिए है। आप देखें कितनी बेहतरी आती है। अगर किसी को होता भी है तो वो बहुत माइनर होता है। हमने कोरोना में सीखा है, कोरोना की वैक्सीनेशन से हमने सीखा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई थी वो काफ़ी सेफ रहे। और ऐसे जैसे बीमारियां हैं वो आपके बच्चे को अगर होगा भी तो बहुत लाइटली होगा। तो वैक्सीनेशन देखें फ्री है, तो ज़रूर लगवाएं। और गवर्नमेंट इतना अच्छा काम करे, इनिशिएटिव है, तो आप उनको, और जो आपके घर में आ रहा है या आपके स्कूल्स में आ रहा है या जो आप करीब में, तो आप उनसे ज़रूर कोऑपरेट करें। जो भी कैंपेन चलती है उसमें ज़रूर कोऑपरेट करें। जितनी वैक्सीनेशन ईपीआई में शामिल है वो ज़रूर लगवाएं। कुछ प्राइवेट वैक्सीनेशन है जैसे हेपेटाइटिस ए की जो भी शामिल नहीं हुई, वो भी आप ज़रूर लगवाएं। जितनी भी और भी वैक्सीनेशन है जो प्राइवेटली अवेलेबल नहीं है, तो वो भी अपने बच्चे को ज़रूर लगवाएं। बिल्कुल। अब आ जाते हैं ग़िज़ा पे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बच्चों को 5 महीने तक सिर्फ जो है वो मदर फीड पर रखना चाहिए। अब कोई ऐसी मदर्स हैं, क्योंकि किसी का सी सेक्शन है, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से मदर फीड वो नहीं करा पाती या कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो क्या बच्चों को, क्योंकि आजकल ये जो डब्बे का दूध और टॉप मिल्क जो है इसको बहुत ज़्यादा, ये हम लोग बहुत डिस्करेज करते हैं क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मदर फीड ना हो। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, जब मदर प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा डिलीवर होता है तो खुद ब खुद सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है या वहाँ पे जो स्टाफ होता है जो वो आपको ट्रेन करता है, जो न्यूली मदर होती है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो अगर आपको सिखाए, सबसे पहले आपको खाना ज़्यादा खाना। अगर आप पहले एक बंदे का खाना खाते तो अब आपको 2 बंदे का खाना खाना, ताकि आपकी नशोनुमा बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आप ऐसा करेंगे जब, और आप न्यूट्रिशनल चीज़ें खाएं। देखें, ये चिप्स, ये बिस्किट, ये डाइट नहीं होती। आपको प्रॉपर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और प्रॉपर सब चीज़ें आपको खानी है ताकि आपके बच्चे को भी आपको 2 लोगों का खाना खाना है, हेल्दी डाइट आपको करनी है। बहुत सारी मदर्स परेशान हो जाती है, हमारा वेट बढ़ गया है, हम खाएंगे तो ये हो जाएगा। देखें, आपके बच्चे को आपकी पहला साल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। पहले साल हमेशा आप याद रखें, वेट ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है। जैसे अगर बच्चा कोई पैदा होता है, अगर हम एवरेज वेट रखें 3 kg, तो पहले साल में वो 10 किलो हो जाएगा। बिल्कुल सही है। उसके बाद वो 2 किलो बढ़ेगा या जो भी है 3 किलो बढ़ेगा, लेकिन पहले साल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे हाइट है, जो लेंथ पहले 50 सेंटीमीटर है, जब पहले साल में जाती तो 75 सेंटीमीटर चली गई है। बिल्कुल। उसके बाद 5 बढ़ेगी सेंटीमीटर या 6 बढ़ेगी। सही है, इतनी बढ़ती है।
ऐसे ही आपको सर का जितनी भी आपकी चीज़ें पहले साल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने देखें वीनिंग 5 से 6 महीने होती है, कुछ 5 महीने करते हैं, कुछ 5.5 महीने करते हैं, कुछ 6 महीने करते हैं। इसमें सिर्फ मदर फीड देने और कुछ भी नहीं देना आप, ठीक है, कोई ना पानी ना कुछ भी नहीं देना आपको, सिर्फ मदर फीड बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और आप डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, वो आपको सब गाइड करेंगे। जहाँ आपकी डिलीवरी हो रही है, जो वहाँ पे फीमेल स्टाफ होता है वो बहुत ट्रेन होता है, वो आपको सब गाइड करेगा। हमारे ये प्रॉब्लम ये होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है मदर के लिए, तो वो जो नानी या दादी होती है, स्पेशली नानी होती है, वो उनको कोशिश होती है कि टॉप फीड स्टार्ट करा दे, हमारी बेटी को तकलीफ ना हो, जी, ये जी, जी। बच्चा भूखा है, ये सब चीज़ें। तो अगर आप उस डॉक्टर से डिस्कस करें और वो, तो देखें बच्चों को बहुत अच्छी नशोनुमा मिलती है। जो मदर फीड पे होता है वो बीमारियों से भी बचता है। जैसे मेजल्स की हमने बात करी तो उसको अल्लाह ताला उससे इम्यूनिटी मिल रही होती है, जो अगर किसी को होगा भी तो बहुत कम लेवल पे होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिल रही होती हैं, तो वो आप ज़रूर डॉक्टर से गाइडेंस लें। ठीक है। और बिल्कुल डॉक्टर साहब, 5 महीने के बाद, ये तो 5 महीने तक की हमने बात, 5 से 6 महीने हमने वीनिंग, ठीक है, उसके बाद जो बच्चे को हम ग़िज़ा स्टार्ट करेंगे वो कैसी होनी चाहिए? देखिए वो ग़िज़ा आप पहले सारी बात है, बहुत सॉफ्ट लिक्विड उसमें फॉर्म में आप स्टार्ट करते हैं, थोड़ी थोड़ा करके आप एक एक टेस्ट उसको डेवलप कराते हैं, क्योंकि बच्चे को टेस्ट बट डेवलप होने होते हैं। तो आपको कोई चीज़ भी आप टेस्ट कराएं तो कम से कम 3-4 दिन 5 दिन तक वही चीज़ उसको टेस्ट कराते रहें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको आपके टेस्ट बड्स में नई चीज़ ऐड करते जाएं, और बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आप ऐड करेंगे। वो सूजी होती है, केला लोग देते हैं, ऐसे बहुत सॉफ्ट जो बिल्कुल लिक्विड जैसी चीज़ें आप उनको देते जाएं। वो प्रॉपर फिर आपको एक डाइट प्लान डॉक्टर बना के देते कि क्या कहते हैं कि चीज़ों से मना करना है, जैसे अंडे नहीं देते, स्ट्रॉबेरी हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे एलर्जिक बच्चों को हो सकती है। तो हम 1 साल के बाद कहते हैं कि आप 1 साल के बाद ही कुछ चीज़ें देंगे। अच्छा, आप वेजिटेबल्स दे सकते हैं, फ्रूट्स भी बना के दे सकते हैं, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वेजिटेबल्स ज़रूर ऐड करें। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए आपका, तो आप वेजिटेबल्स को ज़रूर उसको ऐड ऑन करें, क्योंकि वो टेस्ट बड्स डेवलप नहीं होते। आपने अपने घर में देखा होगा, जब सब्जी पकेगी तो कोई भी खाना नहीं खाएगा, सब गायब हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स डेवलप नहीं हुए। बाहर के मुल्कों में अगर आप देखें तो सैलड इज अ मील, सही, लोग सैलड खाने के बड़े शौकीन होते हैं, वो खाना नहीं खाते, वो सैलड खा रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो सैलड का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता, उसको स्टार्टर के तौर पे यूज करते हैं। अगर सैलड खा भी लेंगे तो कहेंगे जी खाना कितने, ठीक है, तो वो खाना भी आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। तो ये बड़ा हमें ना शुरू से हमें टेस्ट बड्स डेवलप होने चाहिए। अब जब बच्चों की आप बात करें, तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो आप उसे कोशिश करें अपने साथ बैठा के खाना खिलाएं। आप जो भी खाएं 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद दूध कम करते जाएं और आप चीज़ें ऊपर से शुरू करते जाएं, और 2 साल के बाद तो आप सब कुछ दे सकते हैं, या 1.5 साल के बाद तो आप अपने साथ बैठा के खाना खिलाएं। जो आप खाएं वो उसे खिलाएं, उसकी आदत बनाएं कि एक टाइम है खाना खाने का, आप उसको बिठाएं, वरना आपका क्या होगा, आपका रूटीन नहीं बनेगा बच्चे का, फिर आप पीछे भाग रहे होंगे, वो उधर भाग रहा होगा, आप फिर एट द एंड क्या सोल्यूशन निकलेगा, आप मोबाइल लेके बैठ जाएंगे उसके पास, आप उसे कार्टून लगा देंगे, वो देखता रहेगा, वो आप उसे खिलाते रहेंगे, तो हम उसकी हैबिट खराब कर देंगे सारी। फिर बहुत सारे बच्चे जो ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ये खाता, क्योंकि आपने उसे खिलाया नहीं होता। जब आप उसको देखेंगे या जब आपके साथ वो बैठ के खाएगा, देखिए हमारे यहाँ ये रिवायत होती थी पहले कि सब एक साथ खाना खाते थे, सब ये चीजें बहुत क्यों जरूरी थी कि सबको देख के एक दूसरे को खाना खाते थे। जब बच्चा आपको देखेगा कि मेरी माँ ये सब्जी खा रही है, तो वो नेचुरली वो खाएगा चीजें सारी, और बच्चे सीखते हैं, शुरू के जो बच्चे होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये जिक्र किया कि कार्टून वाली जो हैबिट है, इसको खत्म किस तरह से करवाएं? देखेंगे अल्लाह ताला बच्चा है इस चीज से, हमें जितना टेक्नोलॉजी का हमें फायदा भी हो रहा है, हमें नुकसान भी हो रहा है। हमारे जमाने की आप थोड़ी सी बात करें, थोड़ा सा पीछे ले जाएं, तो हम लोग घर में नहीं बैठते थे, हम लोग बाहर जाते थे, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, हम फुटबॉल, हम लोग छुट्टी होती थी समय, हम लोग तो बाहर ही नजर आते थे, हम तो जाते नहीं, इतना मोबाइल का पता ही नहीं था हमें क्या होता। तो इससे हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ती थी। अभी हमें प्रॉब्लम्स ये हो रही है बच्चों में जो हमारे पास आ रहे हैं, उनमें वो हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हैं। इवन हम लोग भी मोबाइल पे लगे रहते हैं। हमारे लाइफस्टाइल भी क्या हो गया। अब देखिए पहले लोग जब बोर होते थे कहते थे यार चलो दोस्त की खाला के घर जाना है, मामू के घर जाना है, दोस्त के घर जाते हैं, तो सब बोर होते। अब हम कहते हैं यार हम घर पे रह लेंगे, छोड़ो आप चले जाओ, हमें मोबाइल हमारे पास है, हम उसे पूरे 2 दिन मैं कहता हूँ गुजार सकते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या हो रहा है, बच्चे को ज़रूरी होती है आउटडोर एक्टिविटीज़, बच्चे को एक्सपोजर चाहिए होता है, बच्चों को सेंसेस चाहिए होते हैं डिफरेंट, बच्चों को टेक्सचर चाहिए होता है डिफरेंट कि वो मिट्टी पे खेले, वो पानी पे जाए, वो बच्चों से सीखे वो कैसे फुटबॉल खेलें। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं। अगर वो मोबाइल पे लगा रहेगा तो वो एक दुनिया अलग होती है, तो उससे हमें स्पीच ले प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे देर से बोलने लगे हैं, सोशली इतने इन्वॉल्व नहीं हो रहे चीज़ों में, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चे इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, देखेंगे क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही हो रहे हैं। अगर हम आप देखें ना, मोबाइल अगर हमारा रखा हुआ भी है ना साथ, हम घबराहट होती है, हम बार बार उसको देखते रहते हैं यार कि क्या हो रहा है।
ये हमारा है कि हमारी टाइम भी habitual हम बन मोबाइल गई में है। देखते हैं, और हम हर इससे- चीज जो है मोबाइल पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये हमें चीज़ें बहुत मना कर दी हैं जो पेरेंट्स कर रहे हैं, लाइक ट्रस्ट मी, लाइक वो अपने बच्चे को आगे बहुत प्रॉब्लम में डालेंगे। जो बच्चे की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, वो बच्चा घुलना मिलना लोगों से कम कर देता है, फिर वो मोबाइल की दुनिया में रहता है, उसको लगता है कि यही दुनिया है, असली दुनिया, क्योंकि उसने वो देखा यही होता है। तो उसको आपको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है, फिर आपको बड़ा टाइम देना होता है उसको निकालें आप उस दुनिया से बाहर, कि मुश्किल दुनिया है बाहर। आपको एक्टिविटी वो तो लग रहा होता है कि सब चल रहा है, बस ऐसी दुनिया है, सब बिल्कुल। चीज़ें यूँ मिल जाएंगी, सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी आपके हाथ में। नहीं, आपको उसको बाहर निकाल के उसको मेहनत करवानी पड़ती है कि भाई रियलिटी तो इससे बरक्स है। बहुत डिफरेंट है। इससे बच्चों को बहुत असर, क्योंकि शुरू के 3 साल में बच्चे का दिमाग बनता है, तो आप उसको जितने एक्सपोजर कराएं, जितनी लैंग्वेजेस सिखाएं, जितनी उससे बात करें, तो वो उतना एक्सप्लोर करेगा। और अल्लाह ताला ने उसको इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि वो सारा उसके दिमाग में, जैसे होती है ना कॉपी, आप सारी उसमें सेफ हो जाएगा चीज़ें। तो वो आप जितना एक्सपोजर दे सकते हैं उसको दें, आप उसको बाहर निकालें, आप उसको मिट्टी में भेजें, आप उसको खेलने दें, इम्यूनिटी उसकी डेवलप होगी। अब जब बच्चा घर में बैठा रहेगा तो वेट भी बढ़ेगा उल्टा, और कोई एक्टिविटी नहीं होगी, इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी इतनी ज़्यादा। तो इस पर आप बहुत मेहनत करें बच्चों के ऊपर। एक होते हैं हमारे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा एक कंप्लेन कर होते हैं कि बच्चा हमारा कमज़ोर है, सही है। तो उसका एक फार्मूला मैं आपको आसानी से सिखा देता हूँ कि हमेशा याद रखें, 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल पे 10 kg नॉर्मल वेट होता है, ठीक है, सही है। ये 9 किलो या 10 किलो आप नॉर्मल रख लें, उसके बाद आप 2 प्लस करते जाएं। अगर 1 साल पे 10 kg तो 2 साल पे 12 kg होगा, 3 साल पे 14 kg। इससे आपको पता चल जाएगा आपका बच्चा किधर खड़ा हुआ है। अगर 1 साल पे उसका 10 kg या 11 kg तो आपका बच्चा वेट नॉर्मल है, आपको कमजोर नहीं है बच्चा, वो बच्चा नॉर्मल वेट उसके साथ है। क्योंकि कम वेट तो चले हम देख लेते हैं, जो ज्यादा वेट है वो भी ओबेसिटी है, उसकी ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को आगे फेस करनी पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल में जाएगा, डायबिटीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जाएगा। तो ये हमें दोनों को बैलेंस रखना है। अगर अकॉर्डिंग टू एज वेट नॉर्मल चल रहा है तो जैसे भी वो लग रहा है, आपको पहलवान नहीं बनाना है, यू नो, तो आपको उसको न्यूट्रिशनल चीजें देनी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और जैसे हम पैदाइश की बात कर रहे थे, पैदाइश से स्टार्ट हमने जब लिया था, तो छोटे बच्चों को बार बार जो है वो स्टूल पास करते हैं, वो बार बार जो है वो प्रॉब्लम लेकिन होती जब है। बच्चा फीड लेता है वो नॉर्मल ही है कि वो स्टूल पास करता है, वो नॉर्मल चीज है, उसमें परेशान होने वाली बात लेकिन नहीं है। माएँ जो है वो परेशान हो जाती है कि शायद ये मोशन कर रहा है, शायद इसको ये प्रॉब्लम है। मोशन ऐसे ही होता है, जब आप फीड करा रहे हैं और स्टूल पास करता है वो नॉर्मल एक चीज़ होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा 1 घंटे में कोई 4-5 मोशन एक साथ कर दे तो फिर एक लाइक आप उसको सोच सकते हो कि भाई ये डायरिया की तरफ जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टूल कर दे और बच्चा फीड ना ले, लेथार्जिक हो जाए, तो उसके साइन सिम्टम आपको पता चल रहे होते हैं कि यार ये, क्योंकि हमें पानी की कमी नहीं होने देनी बच्चे में। लेकिन डायरिया में जो सबसे ज़्यादा हमें ख्याल रखना है वो पानी की कमी नहीं होने देनी। तो जैसे न्यूबॉर्न बच्चे हैं उनमें तो फिर फ़ौरन हम उसकी ट्रीट वो करते हैं, टेस्ट कराते हैं, और फिर उसको हम आईवी फ्लूइड और जो भी चीज़ें हम आईवी के थ्रू देंगे। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं फिर हम उनको ओरल भी दे सकते हैं। ORS जो है सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन वायरल डायरिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हम लोग को, इसमें एंटीबायोटिक की नीड नहीं पड़ती फ़ौरन। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना है। आपको खिचड़ी दही केला देना है, जो आपको प्रोबायोटिक देना है, और सिर्फ जिंक जो होता है, जिंक में आप दे सकते हैं, बस। आपको और कोई मेडिसिन बच्चों में नहीं देनी होती। ORS देना होता है कि पानी की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो। ठीक, मोशन रोकने की, उल्टी रोकने की कोई दवाई नहीं होती है, ओके, सही है। सिर्फ आपको इसमें देखना होता है कि बच्चे की पानी की कमी ना हो, जैसे वो पूरी हो जाएगी खुद ब खुद चीज़ें सेटल डाउन हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बच्चों को दूध हजम भी नहीं होता, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, और ये जो है फिर वो जब DR कराते हैं, जब पता चलता है कि भाई टेस्ट कराया तो पता चला कि ये इनको तो लैक्टोज से फ्री चीजें इनको खानी चाहिए, ये क्या मानते हैं? देखें थोड़ा सा वो जब आप टेस्ट करा लेते हैं उसमें फिर आप लैक्टोज उसको देना, लाइक लैक्टोज फ्री आप उसमें ले आते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, जब वो फीड चेंज होता है, वो डॉक्टर आपको असेस कर लेता है कि कुछ टाइम के लिए शायद वो दे रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो आपको डॉक्टर बुला लेगा फिर क्या करना है। ठीक है। तो देखिए हमारी प्रॉब्लम ये होती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कॉमन है डायरिया में। हमारे यहाँ क्या होता है कि डायरिया में हम लोग फ़ौरन एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, और फिर हमें उल्टी रोकने की और मोशन रोकने की दवाइयाँ हम बहुत ज़्यादा लाइक यू नो मिथ्स बनी हुई हैं, और आप जो लोकल डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो वो पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ दे देते हैं बना के। तो ऐसे नहीं करें प्लीज़। आपको डायरिया है बच्चे को, आप उसमें देखें पानी की कमी ना हो। बस सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंस रखती है बात कि बच्चा डिहाइड्रेट ना हो, उसको पानी की कमी ना हो। यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया नाजरीन, आप लोग कहीं जाएगा मत, इतना ही मुस्कुराते सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते डॉक्टर साहब की जानिब वैक्सीनेशंस के हवाले से भी हमने बात कर ली। डॉक्टर साहब, अच्छा ये जो आपने बताया कि खाने पीने की ग़िज़ा का जो इस्तेमाल है, 1.5 साल के बाद आप कुछ भी उन बच्चों को खिला सकते हैं। दांत आने का जो प्रोसेस है उसमें बच्चों को क्या क्या अलामात होती हैं? कुछ लोगों को बच्चों को जो है वो डायरिया हो जाता है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो मिथ है हमारी, ये प्रॉब्लम ये होती है जब बच्चा क्रॉल करता है ना, जब दांत आ रहे होते हैं वो क्रॉल कर रहा होता है। जब बच्चा क्रॉल कर रहा होता है तो उसको
एक्सपोजर चाहिए होता है, तो हर चीज़ उठा के मुंह में रख लेता है। जब वो क्रॉल कर रहा है तो हर चीज़, तो उससे वायरस उसके मुंह में चला जाता है, जैसे डायरिया हो जाता है। ठीक है। तो ये हमने बना लिया कि जी दांत निकल रहेंगे तो वो मोशन आएंगे। दांत निकलने से मोशन का कोई ताल्लुक नहीं है। ओके। ये वो देखें क्रॉल कर रहा है, चीज़ें मुंह में रख रहा है, तो वो वायरस उसको कहीं ना कहीं लग जाता है और जो उससे डायरिया हो जाता है। ठीक है। बच्चों को पेन हो सकता है, जब दांत निकल रहे हो तो पेन होता है, थोड़ा सा क्रैंकी हो जाता है, तो वो फिर आपको पता चल जाता है कि यार ये क्रैंकी, तो आप उसको सिर्फ पैरासीटामोल, बच्चा छोटा है उस हिसाब से ड्रॉप्स दे दें, तो ताकि वो उसका पेन ज़रा कम हो जाए, तो फिर वो फीड ले लेगा प्रॉपर, ये चीज़ें सारी। नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है बच्चे लेकिन सारी बात है, पेन उसमें काफ़ी सवेयर पेन होता है, तो वो उस वजह से हो सकता है, लेकिन डायरिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ओके। जो हम लोगों ने इसको मिला दिया कि जी डायरिया हो रहा है। जो ये सभी बोल रहे होते हैं कि भाई अच्छा दांतों पे है ना, वो उससे क्रॉल एज होती है, तो आपको पता चल रहा होता है कि वो हर चीज़ मुंह में रख रहा है, तो वायरस तो कहीं ना कहीं से उसको मिले जाना है। ठीक तो है। उससे डायरिया और छोटे बच्चों को ये पैसिफायर जो देते हैं, इसका क्या है, ये सही चीज है? सारी नहीं देनी चाहिए बच्चे को, क्योंकि हाइजीन का बड़ा ख्याल हमें रखना है, उससे बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चा पैसिफायर नीचे जमीन पे गिरेगा। वही बात कि डायरिया, आप इन बच्चों को अगर आप देखेंगे ना, डायरिया बहुत कॉमन इनकी कंप्लेन होगी। ठीक है। और फिर दांतों के भी बड़े मसाइल होते हैं। बच्चा जब पैसिफायर मुंह में लेके रखता ही है 24 घंटे, सोता भी नहीं है इसकी वजह से, तो इन तमाम चीजों से थोड़ा इज्तनाब करें। डॉक्टर साहब टाइम बहुत कम रह गया है, छोटा सा पैगाम क्या बस मैसेज मैं यही दूंगा, जैसे आप बात कर रहे थे कि वैक्सीनेशन जरूर लगाएं, गवर्नमेंट लगा रही है, डिस्ट्रिक्ट में जैसे हम लोग होते हैं वहाँ पे हर जगह डिस्पेंसरी में मिल रही है। एक मेडिकल कैंप भी हमने ऑर्गेनाइज किया लोगों की अवेयरनेस के लिए 18 तारीख को, जो अपना ग्रीन बेल्ट महमूदाबाद की डिस्पेंसरी है वहाँ पे, ताकि लोग आएँ, उसमें फ्री मेडिसिन है, डॉक्टर सारे मौजूद हैं, आप जो भी डिस्कस करना चाहते हैं करें वहाँ पे। और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, उसको आएँ और उससे बेनिफिट लें। बिल्कुल, एक पूरा अवेयरनेस सेशन आप लोगों के लिए सजाया गया है। नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नाजरीन यहाँ पर टाइम हो गया खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज।